मेरा नाम आरव है। आज मैं 28 साल का हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द तब शुरू हुआ था जब मैं सिर्फ 8 साल का था। मुझे आज भी वो रात याद है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और घर के अंदर अजीब सा तनाव था। मेरे पिता राघव और मेरी माँ मीरा के बीच ज़ोरदार बहस चल रही थी। मैं और मेरी छोटी बहन अनुष्का कमरे के कोने में सहमे से हुए बैठे थे। अचानक माँ रोते हुए घर से बाहर निकल गई। पिताजी उनके पीछे भागे। उसके बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस घर आई। उन्होंने बताया कि माँ की कार पहाड़ी सड़क से नीचे खाई में गिर गई थी। कार पूरी तरह जल चुकी थी। पुलिस ने इसे दुर्घटना बताया। पूरे परिवार ने माँ का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि हमें माँ का चेहरा देखने तक नहीं दिया गया। कहा गया कि हादसा इतना भयानक था कि पहचानना मुश्किल था। मैं छोटा था, मैंने सवाल नहीं पूछे, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ एक सवाल हमेशा मेरे मन में रहा। क्या सच में माँ की मौत हुई थी? 20 साल बाद अब मैं अपने पिता के साथ उनके बड़े बिजनेस को संभाल रहा था। हमारा परिवार बाहर से खुश दिखता था, लेकिन अंदर से सब बिखरा हुआ था। मेरी बहन अनुष्का अब भी पिता से नफरत करती थी। उसे लगता था कि माँ की मौत के पीछे पिताजी का हाथ था। एक दिन उसने गुस्से में कहा, भैया, अगर मम्मी जिंदा होती तो क्या हमें ऐसे छोड़ देती? मैंने कहा, दीदी, मम्मी अब नहीं है। वो मेरी तरफ देखकर बोली, और अगर हो तो? उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन पहली बार मेरे दिल में भी यही सवाल उठा। कुछ दिनों बाद हमारे घर में एक नई नौकरानी आई। उसका नाम था सरला। लगभग 50 साल की, चेहरे पर झुर्रियाँ, बाल सफ़ेद, बहुत शांत स्वभाव। पहले दिन जब वो मेरे सामने आई तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा हो, लेकिन कहाँ, याद नहीं आया। एक शाम मैं ऑफिस से लौटा, घर में कोई नहीं था। तभी मुझे रसोई में किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं धीरे धीरे वहाँ गया। सरला खाना बना रही थी और जो गीत वो गा रही थी वो मेरी माँ का पसंदीदा गीत था। वही गीत जो वो बचपन में मुझे सुलाते समय गाया करती थी। मेरे कदम वहीं रुक गए। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने पूछा, तुम्हें ये गीत कैसे पता? सरला अचानक घबरा गई। उसके हाथ से चम्मच गिर गया। कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर बोली, बस पुराने ज़माने का गीत है। लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। माँ की यादें बार बार दिमाग में घूम रही थी। अगले दिन मैंने घर के पुराने एल्बम निकाले। मैं माँ की तस्वीरें देख रहा था। तभी मेरी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी और मैं सन्न रह गया। फ़ोटो में माँ के दाहिने हाथ पर एक छोटा सा चांद के आकार का निशान था। मुझे अचानक सरला का हाथ याद आया। उसके हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान था। क्या ये सिर्फ संयोग था या कुछ और? अगली सुबह मैंने जानबूझकर सरला को चाय लाने के लिए कहा। जैसे ही उसने कप आगे बढ़ाया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो घबरा गई। मैं पत्थर की तरह खड़ा रह गया, क्योंकि वही निशान वहाँ मौजूद था, ठीक उसी जगह, ठीक उसी आकार में। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से पूछा, तुम आखिर हो कौन? सरला की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जल्दी से वहाँ से चली गई। उस रात मैंने देखा कि सरला चुपचाप घर के पुराने स्टोर रूम में गई। मुझे शक हुआ। मैं उसके पीछे पीछे गया। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैंने अंदर झाँका और जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सरला एक पुरानी तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही थी। वो तस्वीर मेरी माँ, मेरी और अनुष्का की थी। उसने तस्वीर को चूमते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना बच्चों, मैं मजबूर थी। मेरी सांस रुक गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं अंदर घुसा और चिल्लाया, सच बताओ, तुम कौन हो? सरला ने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा, फिर कांपती आवाज़ में बोली, आरव। मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसने मेरा नाम उसी अंदाज में लिया था जिस अंदाज में सिर्फ मेरी माँ लिया करती थी। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनते ही मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। दुनिया जैसे रुक गई। 20 साल पहले मर चुकी मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन अगर वो जिंदा थी तो 20 साल पहले खाई में जली हुई लाश किसकी थी? और सबसे बड़ा सवाल, इन 20 सालों तक वो कहाँ थी? और जब वो जवाब देने वाली थी, तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। हमने मुड़कर देखा। दरवाजे पर मेरे पिता खड़े थे। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका सबसे बड़ा डर सच हो गया हो।
स्टोर रूम में सन्नाटा छा गया था। मेरे सामने खड़ी औरत खुद को मेरी माँ बता रही थी और दरवाजे पर खड़े पिताजी का चेहरा देखकर लग रहा था कि वे भी इस सच को जानते थे। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक पिताजी गुस्से में चिल्लाए, मीरा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। मेरे कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, मीरा। यह मेरी माँ का नाम था। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या ये सच में मेरी माँ है? पिताजी चुप रहे। उनकी चुप्पी ही मेरे सवाल का जवाब थी। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। 20 साल, पूरे 20 साल तक मैं जिस माँ को मरा हुआ समझता रहा वो जिंदा थी। मैं गुस्से से चिल्लाया, अगर मम्मी जिंदा थी तो हमें क्यों नहीं बताया गया? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, क्योंकि अगर तुम लोगों को सच पता चल जाता तो शायद तुम दोनों आज जिंदा नहीं होते। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पिताजी ने स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद किया, फिर धीरे से कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे 20 साल पुराना बोझ अब उनके कंधों से उतरने वाला हो। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर बोले, उस रात जो हुआ था वो दुर्घटना नहीं थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तो क्या था? पिताजी ने कहा, किसी ने मीरा को मारने की कोशिश की थी। 20 साल पहले पिताजी का बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन उनके सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर विक्रम मल्होत्रा उनसे जलने लगे थे। विक्रम सिर्फ पैसा नहीं चाहता था, वो पूरी कंपनी पर कब्जा चाहता था। जब पिताजी ने इनकार किया तो विक्रम ने धमकी दी, अगर कंपनी मेरी नहीं हुई तो तुम्हारा परिवार भी तुम्हारा नहीं रहेगा। शुरुआत में पिताजी ने इसे मजाक समझा, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। घर के बाहर अजनबी लोग दिखने लगे, फ़ोन पर धमकियां आने लगी। माँ कई बार डर जाती थी, लेकिन पिताजी ने कभी हमें कुछ नहीं बताया। फिर ये भयानक रात आई। माँ घर से निकली, उनकी कार का पीछा किया गया। सड़क पर उनकी गाड़ी को टक्कर मारी गई। कार खाई में गिर गई, लेकिन माँ किसी तरह कार से बाहर निकल आई। वो घायल थी लेकिन जिंदा थी। उसी समय एक दूसरी कार भी वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें बैठी महिला की मौत हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह जल गया था और यहीं से शुरू हुआ वो झूठ जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। पिताजी ने पुलिस और कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद से दुनिया को यही बताया कि मरने वाली महिला मीरा थी, जबकि असल में माँ को छिपा दिया गया। मैं अविश्वास से उन्हें देख रहा था, लेकिन ऐसा क्यों? माँ ने जवाब दिया, क्योंकि विक्रम के लोग हर जगह थे। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं जिंदा हूँ तो वे तुम्हें और अनुष्का को नुकसान पहुँचाते। मेरे मन में हज़ारों सवाल थे, लेकिन तभी ऊपर से किसी के गिरने की आवाज़ आई। धड़ाम। हम तीनों चौंक गए। पिताजी तुरंत बाहर भागे। मैं भी उनके पीछे गया। ऊपर वाली मंजिल के गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की खुली हुई थी, जैसे कोई अभी अभी वहाँ से भागा हो। पिताजी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगली सुबह घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। अनुष्का को अभी तक कुछ पता नहीं था। माँ अपने कमरे में छिपी थी। मैं लगातार सोच रहा था, अगर ये राज 20 साल तक छुपा रहा तो अब अचानक कौन इसे जान गया। तभी गेट पर एक कुरियर आया। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ मेरे लिए। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखकर मेरा खून जम गया। उसमें माँ बंधी हुई थी और उनके पीछे एक आदमी खड़ा था। उस आदमी का चेहरा काले मार्कर से काट दिया गया था। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच जितना बाहर आएगा मौत उतनी करीब आएगी। मैंने तस्वीर पिताजी को दिखाई। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत तस्वीर जला दी। मैं चिल्लाया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने गुस्से में कहा, क्योंकि कुछ सच जानना सुरक्षित नहीं होता। उस रात मुझे नींद नहीं आई। करीब 2 बजे मुझे आंगन में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं खिड़की के पास गया और जो देखा उससे मेरी सांस रुक गई। एक काले कपड़ों वाला आदमी घर के बाहर खड़ा था। वो सीधे मेरी खिड़की की तरफ देख रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और एक इशारा किया, गला काटने का इशारा। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं नीचे भागा, लेकिन जब तक बाहर पहुंचा वो आदमी गायब हो चुका था। अगले दिन मैंने तय किया कि अब मैं खुद सच पता लगाऊंगा। मैं उस पुराने पुलिस स्टेशन पहुंचा जहां माँ के केस की फाइल रखी थी। बहुत खोजने के बाद मुझे फाइल मिल गई, लेकिन जैसे ही मैंने आखिरी पन्ना खोला मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।
रिपोर्ट में साफ लिखा था, मृत महिला की पहचान कभी 100% प्रमाणित नहीं हुई थी। यानी 20 साल पहले पुलिस को भी यकीन नहीं था कि मरने वाली महिला मेरी माँ थी। तो फिर पूरे मामले को इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया गया? मैं फाइल लेकर बाहर निकल ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। करीब 70 साल का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में डर था। वो फुसफुसाया, अगर तुम मीरा के बेटे हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। मैंने पूछा, आप कौन हो? वो बोला, मैं उस रात का गवाह हूँ। मेरा दिल धड़क उठा। तो बताइए क्या हुआ था? बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा। जिस कार को खाई में गिराया गया था उसे एक नहीं 2 लोगों ने धक्का दिया था। मैं स्तब्ध रह गया। 2 लोग? वो बोला, हाँ, और उसमें से एक आदमी तुम्हारे पिता नहीं थे। मैंने जल्दी से पूछा, तो दूसरा कौन था? बूढ़ा जवाब देने ही वाला था कि तभी सड़क पर तेज रफ्तार से आती एक काली एसयूवी उसकी तरफ बढ़ी। धड़ाम! मेरी आंखों के सामने वो बूढ़ा आदमी हवा में उछल गया। सड़क पर खून फैल गया और एसयूवी बिना रुके वहां से भाग गई। मरने से पहले बूढ़े ने कांपते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, अनुष्का, और उसकी सांस टूट गई। मैं वही पत्थर बनकर खड़ा रह गया, क्योंकि इस रहस्य में अब मेरी बहन का नाम भी जुड़ चुका था। सड़क पर खून फैला हुआ था। मेरे सामने वो बूढ़ा आदमी पड़ा था जिसने मरने से पहले सिर्फ एक शब्द कहा था, अनुष्का। मैं बार बार यही सोच रहा था कि उसने मेरी बहन का नाम क्यों लिया। क्या अनुष्का किसी खतरे में थी, या फिर क्या वो इस रहस्य का हिस्सा थी? पुलिस आ गई, लाश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। मैं सीधे घर पहुंचा। अनुष्का अपने कमरे में बैठी थी। मैंने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। वो चौंक गई। क्या हुआ भैया? मैंने गुस्से में पूछा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? वो हैरानी से मुझे देखने लगी। नहीं तो फिर एक आदमी मरने से पहले तुम्हारा नाम क्यों लेगा? ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल चुप हो गई, और यही बात मेरे शक को और बढ़ाने लगी। सच बताओ अनुष्का। मेरी आवाज़ ऊंची हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने भी कुछ देखा है। क्या? 2 महीने पहले मुझे एक अजीब पार्सल मिला था। मेरा दिल धड़क उठा। कैसा पार्सल? वो अलमारी की तरफ गई और अंदर से एक पुराना डिब्बा निकाल लाई। डिब्बे में एक चांदी की पायल थी। मैंने पायल देखते ही पहचान लिया, ये मेरी माँ की थी। बचपन में वो हमेशा यही पायल पहनती थी। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने पूछा। अनुष्का रोते हुए बोली, क्योंकि उसके साथ एक चिट्ठी भी थी। क्या लिखा था उसमें? उसने कांपती आवाज़ में कहा, अगर तुम अपने परिवार को जिंदा देखना चाहती हो तो किसी को कुछ मत बताना। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यानी कोई कई महीनों से हम पर नज़र रख रहा था। उसी रात मैंने माँ से बात करने का फैसला किया। अब छिपाने का कोई मतलब नहीं था। मैं उनके कमरे में गया। वो खिड़की के पास बैठी थी। चांद की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। 20 साल का दर्द उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, माँ, क्या आपको कभी कैद करके रखा गया था? उन्होंने मेरी तरफ देखा और पहली बार उनके चेहरे पर डर दिखाई दिया। कुछ देर बाद उन्होंने सिर हिलाया। हाँ। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने बताया, उस दुर्घटना के बाद जब वो बच गई तब पिताजी के एक भरोसेमंद आदमी ने उन्हें छिपाने की जिम्मेदारी ली। उनका नाम था धर्मवीर। शुरुआत में वो उनकी मदद करता रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका व्यवहार बदल गया। उसे पता चल गया था कि मीरा जिंदा है, और ये राज कीमती था। उसने माँ को एक पुराने फार्म हाउस में बंद कर दिया। क्या? मैं चिल्ला उठा। माँ रोने लगी। हाँ बेटा, पूरे 20 साल। नहीं, 20 साल नहीं। मैं हैरान रह गया। फिर उन्होंने कहा, मैं करीब 8 साल तक वहाँ कैद रही। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। 8 साल। एक इंसान अपनी ही दुनिया से दूर कैसे रह सकता है? माँ ने आगे बताया, एक दिन किसी अजनबी ने उसकी मदद की। वो रात के अंधेरे में आया और उन्हें वहाँ से छुड़ा कर ले गया, लेकिन उसने अपनी पहचान कभी नहीं बताई। उसने सिर्फ इतना कहा, अभी अपने बच्चों के पास मत जाना, वे सुरक्षित नहीं है। मैंने पूछा, वो आदमी कौन था? माँ ने सिर हिला दिया। मैं आज तक नहीं जानती। तभी अचानक बाहर से शीशा टूटने की आवाज़ आई। धड़ाम! हम दोनों दौड़कर बाहर आए।
ड्राइंग रूम की खिड़की टूट चुकी थी। अंदर एक पत्थर पड़ा था और उसके साथ एक कागज़ बंधा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से कागज़ खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मीरा को वापस भेज दो, नहीं तो अगली लाश घर के अंदर गिरेगी। अनुष्का डर से चीख पड़ी। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान मैं तब हुआ जब मैंने देखा कि पिताजी बिल्कुल भी हैरान नहीं थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि ये होने वाला है। मैंने उनका कॉलर पकड़ लिया। अब और झूठ मत बोलिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पहली बार उनकी आंखों में आंसू आ गए। आरव, उन्होंने कहा, जो दुश्मन तुम ढूंढ रहे हो वो विक्रम नहीं है। मैं सन्न रह गया। क्या मतलब? उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, विक्रम मल्होत्रा 15 साल पहले मर चुका है। मेरे हाथ अपने आप ढीले पड़ गए। अगर विक्रम मर चुका था तो फिर 20 साल से हमारा पीछा कौन कर रहा था? कौन था जो माँ को ढूंढ रहा था? कौन था जो हमें धमकियाँ भेज रहा था? उस रात कोई नहीं सोया। घर के हर कोने में डर फैल चुका था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। सुबह करीब 4 बजे मेरा फ़ोन बजा। अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से भारी आवाज़ आई, अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो पुराने मल्होत्रा हवेली पहुँच जाओ। तुम कौन हो? मैं चिल्लाया, लेकिन कॉल कट गई। मैं अकेला ही वहाँ पहुँच गया। हवेली पूरी तरह सुनसान थी। चारों तरफ अंधेरा था। हवा की आवाज़ भी डर पैदा कर रही थी। अंदर जाते ही मुझे एक पुराना कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज़ रखी थी। उस पर एक फ़ाइल पड़ी थी। मैंने फ़ाइल खोली और अगले ही पल मेरी सांस रुक गई। उस फाइल में मेरे जन्म का रिकॉर्ड था, लेकिन उसमें जो लिखा था उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। आरव राघव शर्मा, दत्तक पुत्र। मैं कुर्सी पर गिर पड़ा। मेरे हाथ काँप रहे थे। मैं बार बार पढ़ रहा था, क्या मैं पिताजी और माँ का असली बेटा नहीं था? क्या मेरी पूरी ज़िंदगी एक झूठ थी? तभी पीछे से किसी ने ताली बजाई। मैंने मुड़कर देखा। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी तुम्हें ये भी पता चलेगा कि तुम्हारे असली माता पिता कौन थे। और ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पुरानी हवेली के उस अंधेरे कमरे में मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। मेरे हाथ में वो फाइल थी जिसमें लिखा था, आरव राघव शर्मा, दत्तक पुत्र। मेरी आंखों के सामने बचपन की सारी यादें घूमने लगी। माँ का प्यार, पिताजी का सहारा, अनुष्का के साथ बिताया बचपन। क्या ये सब झूठ था? तभी सामने खड़ा आदमी धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ा। मैं उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया मैं स्तब्ध रह गया। वो आदमी लगभग 60 साल का था। चेहरे पर पुराने घाव के निशान थे, लेकिन उसकी आंखें मुझे कहीं देखी हुई लग रही थी। वो मुस्कुराया। कैसा लगा सच जानकर? मैंने गुस्से में पूछा। तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, जिसे तुम 20 साल से ढूंढ रहे हो, सीधे सीधे बोलो। मैं चिल्लाया। वो हंसा, फिर बोला, मेरा नाम करण है। यह नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा उससे मेरी रूह कांप गई। और मैं तुम्हारा चाचा हूँ। मेरे हाथ से फाइल गिर गई। क्या? करण ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में 2 जवान आदमी खड़े थे। उसमें से एक बिल्कुल करण जैसा दिख रहा था और दूसरा आदमी बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था। मैं समझ गया, वो आदमी मेरा पिता था, मेरा असली पिता। यह कैसे हो सकता है? मैं बड़बड़ाया। करण की आंखें भर आई, क्योंकि तुम्हारे असली पिता मेरे बड़े भाई थे। मेरा दिमाग काम करना बंद हो चुका था। करण ने बताया, 20 साल पहले वो और उसका भाई एक छोटे बिजनेस के मालिक थे। उसका परिवार खुश था, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में राघव शर्मा आए, यानी मेरे वर्तमान पिताजी। क्या कहना चाहते हो? मैंने पूछा। करण की आंखों में नफरत भर गई। राघव ने तुम्हारे माता पिता को धोखा दिया था। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने राघव पर भरोसा किया था। उन्होंने अपनी सारी पूंजी उसके बिजनेस में लगा दी। फिर एक रात तुम्हारे माता पिता की कार खाई में गिर गई। मैं जम गया। ये कहानी मुझे जानी पहचानी लग रही थी। पुलिस ने इसे हादसा बताया। करण बोला, लेकिन वो हादसा नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे। और उसी हादसे के बाद तुम अचानक गायब हो गए। क्या मतलब? मतलब ये कि राघव तुम्हें अपने घर ले आया। मैंने गुस्से में कहा, झूठ। करण चिल्लाया, तो फिर फाइल में दत्तक पुत्र क्यों लिखा है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, क्योंकि आधा सच सबसे खतरनाक झूठ होता है। मैंने मुड़कर देखा। दरवाजे पर पिताजी खड़े थे। उनके साथ माँ और अनुष्का भी थी।
पिताजी धीरे धीरे कमरे में आए, फिर करण की तरफ देखकर बोले, 20 साल बाद भी तुम नहीं बदले। करण हंसा, और तुम भी नहीं। कमरे का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। मैंने पिताजी से पूछा, सच क्या है? कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, हाँ, तुम गोद लिए हुए हो। मेरे दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। माँ रोने लगी। अनुष्का भी सन्न खड़ी थी। लेकिन पिताजी ने आगे कहा, मगर मैंने तुम्हें चुराया नहीं था। तो फिर? उन्होंने बताया, 20 साल पहले एक भीषण दुर्घटना हुई थी जिसमें मेरे असली माता पिता की मौत हो गई। उस समय मैं सिर्फ 1 साल का था। मेरे परिवार का कोई करीबी रिश्तेदार मुझे अपनाने को तैयार नहीं था। तब राघव और मीरा मुझे अपने घर ले आए। उन्होंने कानूनी रूप से मुझे गोद लिया। मैं चुपचाप सुनता रहा। फिर मैंने करण की तरफ देखा। वो गुस्से से काँप रहा था। यह झूठ है, वो चिल्लाया। अगर मुझे जेल न भेजा गया होता तो मैं आरव को पालता। मैं चौंक गया। जेल? पिताजी ने गंभीर आवाज़ में कहा। हाँ, करण उसी समय जेल में था। कमरे में सन्नाटा छा गया। किस आरोप में? मैंने पूछा। पिताजी ने जवाब दिया, हत्या के आरोप में। मेरा दिल धड़कना भूल गया। करण ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। मैंने किसी की हत्या नहीं की थी, लेकिन किसी ने मुझे फंसा दिया। किसने? करण की आंखें सीधे पिताजी पर टिक गई। राघव शर्मा ने। माँ की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। अचानक मुझे एहसास हुआ, ये मामला सिर्फ मेरी पहचान का नहीं था। ये 2 परिवारों की 20 साल पुरानी दुश्मनी थी, और शायद सच्चा गुनहगार अभी तक सामने ही नहीं आया था। तभी अचानक हवेली की सारी लाइटें बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अनुष्का चीख उठी। कुछ सेकंड बाद एक गोली चलने की आवाज़ आई। धाएं, फिर दूसरी धाएं, और फिर किसी के ज़मीन पर गिरने की आवाज़। जब इमरजेंसी लाइट चली तो हम सबकी चीख निकल गई। फर्श पर खून फैला हुआ था, और उस खून के बीच करण पड़ा हुआ था। उसके सीने में गोली लगी थी, लेकिन मरने से पहले उसने कांपते हुए अपना हाथ उठाया और किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया। हम सब ने उस दिशा में देखा, और जो चेहरा सामने था उसे देखकर हम सबके होश उड़ गए। वो अनुष्का थी। करण की उंगली उसी की तरफ उठी हुई थी, और अगले ही पल उसकी सांस टूट गई। दोस्तों, इसका अगला पार्ट और भी भयानक और भी दिल दहलाने वाली सच्चाइयों के साथ आएगा। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी से बेल आइकन पर दबाएं, ताकि अगला पार्ट मैं जैसे ही डालूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप ही को आए। धन्यवाद।